Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Renu Sharma and today's topic is Principles of Management. Principles of Management होता क्या है? ये जर्नल गाइडलाइंस होती हैं, फॉलोड किसके द्वारा की जाती हैं? मैनेजर के द्वारा. These are the journal guidelines followed by manager. और क्यों फॉलो की जाती है? फॉर द मैनेजमेंट एफिशिएंसी, अपनी प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, रेवेन्यू को इन्हांस्ड करने के लिए. जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. और ये प्रिंसिपल्स दिए किसने थे? दीज प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय हेनरी फ्योल. हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी बोला जाता है. हेनरी फ्योल ने अपनी बुक इंडस्ट्रियल एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. 14 प्रिंसिपल्स जिन्हें जर्नल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी बोला जाता है. एंड द फर्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिवीजन ऑफ द वर्क. डिवीजन ऑफ द वर्क का मतलब क्या होता है? जब एक पूरे काम को, एक होल वर्क को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उन्हीं स्मॉल स्मॉल वर्क को उन एम्प्लॉयज़ के बीच दिया जाता है जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं. अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट एंड सो ऑन. ठीक है. अब मान लीजिए एक फैक्ट्री है ब्रेड की, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट काम होंगे. डो करने का, मेजरिंग करने का, बेकिंग करने का. इन सभी कामों को उन्हीं पर्सन के बीच में दिया जाता है जो उस फील्ड में स्पेशलाइज्ड होते हैं. और डिवीजन ऑफ द वर्क करा क्यों जाता है? टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए एंड एक्यूरेसी को भी इंक्रीज़ करने के लिए. एंड द सेकेंड इज़ अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? पावर. पावर होती है ऑर्डर देने की. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ऑब्लिगेशन, ओबे करना रूल्स को. अब मैं आपको इसको एक लेमन लैंग्वेज में बहुत ही प्यारे से एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूँगी. आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी. मान लीजिए 3 पर्सन हैं. ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये मोम है. इसके ना 2 बेटी हैं. एक बड़ी बेटी एल और एक छोटी बेटी एम. तो मोम थी, जो इनकी जो मम्मी है इनकी, वो किसी काम से मार्केट चली जाती है. तो उनको लगा कि वो लेट हो जाएंगे, तो उन्होंने अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हुए ना अपनी बड़ी बेटी को फ़ोन करके बोल दिया कि मैं जब तक आती हूँ ना तुझे पनीर की सब्ज़ी बना कर रखनी है. तो इन्होंने अपना ऑर्डर किसको दे दिया? एल को. एल रिस्पॉन्सिबल हो गया उस काम को लेके. एल को भी कोई काम आ गया तो एल ने अपना ही काम आगे डेलीगेट कर दिया. किसको? एम को, अपनी छोटी बहन को, कि तुझे पनीर की सब्जी बनानी है. और इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं अथॉरिटी. अथॉरिटी आप देख रहे हो, ये डाउनवर्ड जा रही है. सुपीरियर से सबॉर्डिनेट, सबॉर्डिनेट से सबॉर्डिनेट. देख रहे हो आप? अपर लेवल से लोअर लेवल पर जा रही है. एंड द सेकेंड कंसेप्ट इज, एंड आवर सेकेंड कंसेप्ट विल बी, क्या होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी. एम अपने काम, जो एम है ये अपने काम के लिए किसको रिस्पॉन्सिबल है? एल को. एल किसको रिस्पॉन्सिबल होगा? मोम को. ठीक है. तो इसलिए बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर लेवल से अपर लेवल पर जाती है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है? टू कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम. इट इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग अकाउंटेबल और आंसरेबल फॉर एनी ऑब्लिगेशन और द ड्यूटी. यहाँ पे एम को ड्यूटी दी थी एल ने, एल को ड्यूटी दी थी मोम ने. अब आपको एक प्यारी सी चीज़ समझाने की कोशिश करूँगी. देखिए, आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ. ये मोम है, इसको आंसरेबल कौन होगा कि सब्जी बनी है या नहीं? कौन आंसरेबल होगा? क्योंकि जो एम है इसने पनीर की सब्ज़ी बनाई ही नहीं. अब मम्मी किसको डांट लगाएगी? एल को या एम को? एम ने सब्जी नहीं बनाई है, मम्मी डांट लगाएगी किसको? एल को. नॉट टू एम.
क्यों? क्योंकि काम किसको मिला था? एल को, पर आंसरेबल भी कौन होगा? एल, नॉट एम। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डेलीगेट कर दिया जाता है। आपने देखा था यहाँ पे डेलीगेट हो रहा है। पर जो हमारी अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी है वो कभी भी डेलीगेट नहीं होती। ये जो पर्सन है ना हमारा एम एल, एल जो है एल, ये आंसरेबल है कि काम क्यों नहीं किया, इसको डांट पड़ेगी, एम को नहीं। ठीक है, आपको अब इसमें ना 3 ही वर्ड बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको दिखाती हूँ। अथॉरिटी, अथॉरिटी को याद रखना है, सिर्फ याद रखना है इसका की पॉइंट क्या है, ऑर्डर एंड द पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। बस ये कीवर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं, एग्ज़ाम में हमेशा ये 3 वर्ड ज़रूर लिख के आना। अथॉरिटी मीन्स ऑर्डर एंड द पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन एंड आंसरेबिलिटी मीन्स अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। अथॉरिटी हमेशा डाउनवर्ड जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी अपवर्ड। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ डिसिप्लिन। हमारा थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है? डिसिप्लिन के बारे में बोलता है। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ओबीडियंट। हमें अपने काम को लेके बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट होना चाहिए, सिंसियर होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल होना चाहिए जो अथॉरिटी दी गई है हमें। अब मान लीजिए कि एक स्कूल में एक डिसिप्लिन बना हुआ है कि आपको ड्रेस कोड फॉलो करना ही करना है, आपको 9 AM पे स्कूल रीच करना ही करना है। तो इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। सबॉर्डिनेट शुड रिस्पेक्ट देयर सुपीरियर एंड ओबे देयर ऑर्डर। ये हमेशा क्या होती है? फ्रॉम अपर लेवल टू लोअर लेवल फ्लो करती है। इसका मतलब क्या होता है? फॉलो द रूल्स, रूल्स को फॉलो करना। एंड द फोर्थ प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है? ईच वर्कर शुड हैव वन बॉस विद नो अदर कॉन्फ्लिक्टिंग लाइन्स ऑफ कमांड। आप इस वर्ड पे एम्फेसाइज कीजिए। ईच वर्कर्स, हर एक वर्कर को सिर्फ एक बॉस से क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर। इस वजह से हम कॉन्फ्लिक्ट से बच सकते हैं। आप इस डायग्राम में देखिए, ये एक सुपीरियर है, इसके नीचे इसको ऑर्डर देने वाला एक ही पर्सन है, ए को ऑर्डर मिल रहा है इससे इससे। अब अगर ये 3 सबॉर्डिनेट हैं, इनको 2-2 सुपीरियर ऑर्डर देंगे तो कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो जाती है। और जो ये यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है, ये जनरेट कहाँ से हुआ है, इसके ओरिजिन्स कहाँ से आए हैं? मिलिट्री कंसेप्ट से। आपने देखा होगा, आपको पता भी होगा कि हमारी जो आर्मी होती है उसमें डिफरेंट बटालियंस होती हैं, जैसे जम्मू कश्मीर राइफल, बिहार रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट। तो इनको जो ऑर्डर है, हर एक बटालियन है, इनको ऑर्डर सिर्फ उनकी ही अथॉरिटी दे सकती है, उनके ही कैप्टन लेफ्टिनेंट उनको ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बॉस होगा ऑर्डर देने वाला एम्प्लॉय को। इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो मोर देन वन बॉस, देन देयर बिगिनस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है कि एक वर्कर को एक ही बॉस ऑर्डर दे सकता है। एंड द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मान लीजिए आपको घूमने जाना है, आपने डिसाइड किया कि हम तो मनाली जाएंगे घूमने, ठीक है, और आप कार में जा रहे हो, आपने अपनी डायरेक्शन कर रखी है किस तरफ? साउथ की तरफ, कि आप ऊटी की तरफ जा रहे हो। क्या आप कभी भी अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच पाओगे? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? मनाली। आप जा रहे हो साउथ साइड, आपको जाना चाहिए था नॉर्थ साइड। क्या आप कभी भी अपने गोल्स अचीव कर पाओगे ऐसे? नहीं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी यही बोलता है कि सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए अगर उनको अपने गोल्स को पाना है तो। द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टूवर्ड्स अ कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन में। विदाउट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन कैन नॉट बी अचीव।
वन हैड वन प्लान फॉर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव। आप इस डायग्राम में ज़रा देखिए, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं सभी, और यहाँ पे ये जो ब्लू ब्लू देख रहे हो ये इधर जा रहा है, कोई किधर जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए हमारा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, हमेशा एक ही डायरेक्शन में ही जाना चाहिए अगर आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं। एंड द सिक्स्थ इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। Journal interest is superior to the individual interest. Journal interest is superior to the individual interest. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ऊपर नहीं रखा जाता, सबसे ऊपर क्या रखा जाता है, जर्नल इंटरेस्ट को, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को, अबव एवरीथिंग। And the manager must try to integrate the individual goals with the organization goal in such a manner so that the both objectives are accomplished with efficiency and the effectiveness. मान लीजिए इंडिविजुअल का जो गोल है वो है अपनी सैलरीज इंक्रीज़ करवाना, और ऑर्गेनाइजेशन का क्या गोल है कि उसको प्रॉफिट जनरेट करने हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के। तो जर्नल इंटरेस्ट जब तक फुलफ़िल नहीं होगा, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं हो सकता फुलफ़िल। अब अगर मान लीजिए जर्नल इंटरेस्ट फुलफ़िल हो जाता है, प्रॉफिट जनरेट हो जाते हैं, तो उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिविजुअल को भी फ़ायदा होगा, उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज़्यादा जर्नल इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस दी जाती है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मान लीजिए एक फैक्ट्री में एम्प्लॉय स्मोक कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट देख रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट नहीं देख रहा, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में आग लग जाए। तो इस तरह के जो इंटरेस्ट हैं इनको कोई भी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, हमेशा जर्नल इंटरेस्ट को ही अबव एवरीथिंग समझा जाता है। एंड द सेवंथ प्रिंसिपल इज़ रेम्यूनरेशन। आप इस स्क्वायर बॉक्स में देख रहे हैं, इक्वल वर्क डिज़र्व इक्वल पे। ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि every individual joins the organization with the main aim for earning his bread and butter. Obviously, the wage and the salary must be in equality with work done by him so that he can get satisfied and can perform better. अगर हम उसे अच्छी पे देंगे, बोनस देंगे और डिफरेंट तरीके की मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देते हैं, तो उस वजह से हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। मोटिवेट होंगे तो वर्क को डेडिकेशन के साथ करेंगे, बेटर वर्क होगा, स्पीडली वर्क होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी। और अगर रिवार्ड्स नहीं होंगे तो प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाएगा, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो इसी वजह से हमें उन्हें पीरियोडिकली सैलरीज देनी चाहिए, इंसेंटिव्स, बोनस, गिफ्ट्स, कार गिफ्ट कर देते हैं, हाउस गिफ्ट्स कर सकते हैं उनको। तो रेम्यूनरेशन इज़ द मस्ट। एंड द एट्थ प्रिंसिपल इज़ डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मीन्स पावर टू टेक डिसीजंस हैं वो एक के हाथ में हैं, कर्ता के हाथ में, सुपीरियर के हाथ में। पावर टू टेक डिसीजन अगर हम उन्हें डेलीगेट कर देते हैं मिडिल लेवल के मैनेजर्स को, तो उसको बोल देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन बोथ। टॉप मैनेजमेंट मस्ट कीप अथॉरिटी टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट एडुकेट अथॉरिटी मस्ट बी डेलीगेटेड। आप डायग्राम में देख रहे हैं पिंक कलर से जो है वो सेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है कि एक के हाथ में ही सारी अथॉरिटी है, एक ही पर्सन, सेंटर वाला जो पर्सन है वही सबको ऑर्डर्स दे रहा है। और डिसेंट्रलाइजेशन में एक चेन सी बन रही है, उसको ये ऑर्डर दे रहा है, उसको ये ऑर्डर दे रहा है। आप केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, जो सेंट्रलाइजेशन है उसमें अथॉरिटी रिजर्व होती है एक सेंट्रल पॉइंट पर। आप एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, एक जॉइंट फैमिली है, उसमें कर्ता जो होता है वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, उसके हाथ में ही हर काम की चाबी होती है, हर काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल होता है। टैक्स पे करता है तो कर्ता रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या हो गया, सेंट्रलाइजेशन का ही एक तरीके से एक लेमन लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज स्केलर चेन। स्केलर चेन क्या होता है, एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है जो सुपीरियर से सबॉर्डिनेट की तरफ जाती है, मतलब हाईएस्ट से लोवेस्ट में। स्केलर चेन जो है वो कभी भी वॉयलेट नहीं कर सकते, एक फॉर्मल लाइन है, इसको फॉलो करना ही करना पड़ता है। कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो स्केलर चेन होगा तो हर एम्प्लॉय को पता होगा कि इस प्रॉब्लम के लिए मुझे किस सुपीरियर के पास अप्रोच करना है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसके पास होगा, किसको इन्फॉर्म करना है।
तो स्केलर चेन उस चीज़ में हमें हेल्प करता है। मान लीजिए कोई भी नॉर्मल प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो उसको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन मुझे कौन दे सकता है, मुझे किसके पास अप्रोच करना है, किसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। बट काफ़ी केसेस ऐसे होते हैं कि इमरजेंसी आ जाती है। मान लीजिए आग लगने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में, या लग ही गई है छोटे लेवल पर, वो बढ़ती बढ़ती पूरी ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देगी। तो उस टाइम पे स्केलर चेन को नहीं हम फॉलो करेंगे, उस टाइम हम फॉलो करेंगे गैंग प्लैंक। आप देख रहे हो ये ग्रीन ग्रीन लाइन, ये डायरेक्ट डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है अपने सुपीरियर से, उसको डी से सी, सी से बी की तरफ नहीं जाने की ज़रूरत। तो इसी को क्या बोलते हैं, गैंग प्लान। इमरजेंसी के टाइम में हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। स्केलर चेन में एक फॉर्मल लाइन होती है, गैंग प्लान में हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं ओनली इन द केस ऑफ एमरजेंसी। अदरवाइज स्केलर चेन को कोई भी वॉयलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज ऑर्डर। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन principle, a right person should be placed at the right job and a right thing should be placed at the right place. सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है इसमें, मैन मशीन मटेरियल या एक्सेट्रा जो भी होते हैं। मान लीजिए अब अपॉइंटमेंट कही जाती है एक बेस्ट एम्प्लॉय की बेस्ट जॉब के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी। डायग्राम में देख रहे हैं आप, डिस्क्रिमिनेशन पे क्रॉस है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इक्विटी इज़ द क्वालिटी ऑफ बीइंग इक्वल। एक मैनेजर को अपने सारे एम्प्लॉयज़ को इक्वल समझना चाहिए, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, सेक्स एक्सेट्रा। अब ऐसा नहीं हो कि अब कोई ट्रांसफ़र या प्रमोशन की बात आ रही है तो मैनेजर ये देखेगा कि अच्छा ये हिंदू है ये क्रिश्चियन है, मुझे ना प्रेफरेंस देनी चाहिए हिंदू को, क्रिश्चियन को नहीं देनी चाहिए, या फिर क्रिश्चियन को प्रेफरेंस देनी चाहिए हिंदू को नहीं देनी चाहिए, या डस्की स्किन है इसको नहीं प्रेफरेंस दूंगा, ये फेयर स्किन वाला है इसको प्रेफरेंस देता हूँ। ये कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं करना चाहिए मैनेजर के द्वारा। तो इक्विटी क्या है, कॉम्बिनेशन है फेयरनेस का प्लस काइंडनेस का। मैनेजर को हमेशा इम्पार्शियल और फेयर होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के टूवर्ड, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए हमेशा हर एक एम्प्लॉय को। नो पार्शियलिटी, ट्रांसफ़र हो या प्रमोशन हो या कुछ भी बात हो। आगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। अब कोई भी एम्प्लॉय है उसका क्या मकसद होता है काम कर रहा है, कि उसको जॉब की सिक्योरिटी मिल जाए, करियर की प्रोग्रेस हो जाए। अब इस डायग्राम में देखिए ये जो बेचारा जो पर्सन है ना, ये बहुत डरा हुआ है कि इसके मैनेजर ने इसको कहा गेट आउट फ्रॉम माय ऑर्गेनाइजेशन, गेट आउट फ्रॉम माय कंपनी, इसको फायर्ड कर दिया, निकाल दिया गया। इस तरह की सिचुएशन में कभी भी कोई भी एम्प्लॉय डेडिकेटली वर्क नहीं कर पाता। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या होता है, अ इनसिक्योर टेन्योर, अ हाई रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर विल अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एडवर्सली। अगर कोई भी जॉब की स्टेबिलिटी नहीं है, या तो एम्प्लॉय खुद ही निकल जाएगा कंपनी से, या फिर क्या होगा, उसको ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी। तो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हमेशा स्टेबिलिटी होनी चाहिए टेन्योर ऑफ पर्सोनल की। अगर स्टेबिलिटी होगी ना जॉब में, कोई फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन या ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन कर पाएगी, प्रोडक्टिविटी भी इन्हांस होगी। कभी भी फ्रीक्वेंटली टर्मिनेशन या फिर ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज़ लीड टू बेटर प्रोड्यूसिंग कंपनीज। 13 इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव देनी चाहिए मैनेजर को हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। कोई भी डिसीज़न लेने से पहले अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के मन में कोई भी आइडिया आ रहा है, आइडिया जनरेट हो रहा है, तो उसके आइडिया को सुनना चाहिए, उनको इनिशिएटिव देनी चाहिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा होता है बचपन में, उसको बचपन में सिखाया जाता है कि स्पून ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे चादर को साफ़ करते हैं। जैसे जैसे वो ग्रो होता है उसको पता चल जाता है अच्छा स्पून ऐसे पकड़ के हमें ऐसे खाना है, हमें अपना रूम को ऐसे क्लीन रखना है। तो उसी तरीके से क्या होता है कि इनिशिएटिव दी जाती है अपने एम्प्लॉयज़ को टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज किया जाता है कि खुद प्लान बनाएं, एग्जीक्यूट करें।
अगर इनिशिएटिव होगी तो हमारे एम्प्लॉयज़ हमेशा सेटिस्फाइड फील करेंगे और उन्हें भी अपनापन लगेगा ऑर्गेनाइजेशन में। तो मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इट्स एम्प्लॉयज़ टू सजेस्ट आइडियाज़, एक्सपीरियंस और न्यू मेथड ऑफ द वर्क, help in developing a atmosphere of trust and sense of belongingness in the employees. 14 and the last principle is spirit the corps. ये प्रिंसिपल क्या बोलता है? इस प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है कि टीम स्पिरिट, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ। अगर यूनिटी होगी तो क्या होगा? मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम करेगी, बहुत अच्छी एफिशिएंसी होगी मैनेजमेंट की। ये एम्फेसाइज किस पे करता है? टीम वर्क पे, वी पे एम्फेसाइज करता है, नॉट ऑन आई। मैं कभी भी नहीं होना चाहिए मैनेजर में यूनिटी होनी चाहिए कि वी को लेके चले, एम्प्लॉयज़ को भी वो कुछ समझे। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन अमंग द एम्प्लॉयज़ लीड टू टीम स्पिरिट, इट लीड टू सिनर्जी। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सिनर्जी? सिनर्जी क्या कहती है? सिनर्जी मीन्स अफेक्ट ऑफ टू पीपल वर्किंग टुगेदर इज मोर देन द सम ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट्स। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 50 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको संभालने वाला सिर्फ एक ही है, वो एक ही मैनेजर है, वो सारे काम संभाल रहे हैं, फाइनेंसिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, अकाउंटिंग का, मार्केटिंग का, एवरीथिंग वो अकेले काम खुद ही कर रहा है सारे काम। अगर वो काम डिफरेंट, उसके नीचे सबॉर्डिनेट्स आ जाएं, डिफरेंट लेवल के डिपार्टमेंटल हेड्स आ जाएं, तो काम इफ़ेक्टिवली होगा। कहते हैं ना, एक से भले दो। तो दो लोग जब मिलके काम करते हैं ना, और जो अकेला इंसान काम कर रहा है, तो जो दो लोग मिलके काम कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्पीडली काम करते हैं। उसी तरीके से यही प्रिंसिपल हमारे मैनेजमेंट में भी फॉलो किया जाता है। ठीक है, इससे टीम स्पिरिट बनती है एम्प्लॉयज़ के अमंग, तो इसको बोलते हैं स्पिरिट द कॉर्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।